नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश, राजस्थान और मुंबई के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है और डीजल उसके 2 कदम पीछे। बाकी 90% स्टेट्स में पेट्रोल की कीमत 90 के आसपास घूम रहा है। आज तक इंडिया में इतना ज़्यादा हाई रॉकेट प्राइस कभी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे कि मैंने LPG वाली वीडियो में कहा था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इनफैक्ट ये देश हित में खेला गया मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, अगर 2014 से पहले हुआ होता तो आप कह सकते थे कि ये बुरी खबर है। कह सकते थे क्या, कह चुके हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने अपने गाड़ी में आग लगा चुका है। यहाँ तक कि हमारा अभी के प्रधानमंत्री ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2014 से पहले। लेकिन 2014 की बात से ये एक राष्ट्रहित में लिया गया डिसीजन है। पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ना मतलब सरकार के पास आपका ज्यादा पैसा जाएगा, यानी आपका ज्यादा पैसा राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप अपना चाटी चोरी करिए और गर्व से बोलिए जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए, मजाक बहुत हो गया। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं और जानेंगे इसके पीछे की क्या सच्चाई है और सरकार की क्या दोगलाबंदी है और बाहर का क्रूड ऑयल कैसे इफेक्ट करता है हमारे देश में पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ाने और घटाने में। आइए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि LPG का अपना प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर्मूला है जो मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक वैसे ही पेट्रोल और डीजल का भी प्राइस कितना होगा कितना नहीं होगा उसका भी एक फॉर्मूला है। तो हमारे देश में फिलहाल डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल का प्राइस डिसाइड किया जाता है और इससे पहले डीरेगुलेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करते थे पेट्रोल का प्राइस डिसाइड करने में। तो पहले हम समझते हैं डीरेगुलेट प्राइस सिस्टम क्या है। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी मॉडल को समझने के लिए उस मॉडल के नाम को ध्यान से समझेंगे तो हर चीज आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगा। डीरेगुलेट प्राइसिंग सिस्टम मतलब मूल्य निर्धारण प्रणाली को निष्क्रिय करना। इसमें डीरेगुलेट और निष्क्रिय ये दोनों का मतलब है कि खत्म कर देना या बंद कर देना। मतलब अब पेट्रोल का प्राइस के ऊपर से भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है। डीरेगुलेट प्राइस मॉडल का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेंगे और कम होंगे और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो भी होगा टाइम में उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में भी पेट्रोल का प्राइस ऊपर नीचे होगा। मतलब अब सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है पेट्रोल के प्राइस के ऊपर। चलिए, ये तो नॉर्मल बात है, आप सबको पता ही होगा। अब इस सिस्टम को और गहराई से और शुरू से समझते हैं। अब दोस्तों, हिस्टोरिकली ऐसा नहीं होता था। 2009 तक पेट्रोल का प्राइस सरकार कंट्रोल करती थी। मतलब सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाता था, यानी सरकार फाइनल प्राइस डिसाइड करती थी कि पेट्रोल का प्राइस कितना होगा हमारे देश में। लेकिन इससे सरकार के ऊपर दबाव बहुत पड़ता था जब भी पेट्रोल का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता था। इसीलिए 25 जून 2010 को कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार ने पेट्रोल प्राइस के ऊपर डीरेगुलेट प्राइस सिस्टम लागू कर दिया। और उसी टाइम मनमोहन सिंह जी ने यह भी कहा था कि पेट्रोल के जैसा डीजल को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। हमें इस रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये मनमोहन सिंह जी का कहना था। अब डीरेगुलेशन का सिस्टम ये था कि महीने की पहली तारीख और 16 तारीख को पेट्रोल का प्राइस बढ़ते थे इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। मतलब करीब 15 दिन के लिए प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता था और ये सिस्टम चलते रहा देश में 15 जून 2017 तक। फिर 4 साल बाद यानी 2014 में बीजेपी सरकार आते ही मोदी जी ने डीजल के प्राइस को भी डीरेगुलेट कर दिया और लोग बोलने लगे, वाह, मोदी जी ने आते ही क्या मास्टर स्ट्रोक मारा। पर दोस्तों, असलियत क्या था, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका कि डीजल को भी डीरेगुलेट करने का आइडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का था। खैर, 2010 से पेट्रोल और 2014 से डीजल ये दोनों डीरेगुलेट हो गई सरकार के हाथों से। अब दोस्तों, इस डीरेगुलेशन सिस्टम में 2 प्रॉब्लम था। पहला कि इस सिस्टम में हर 15 दिन में इंडिया में प्राइस बढ़ता था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हर घंटे हर दिन प्राइस ऊपर नीचे होते रहते थे। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अब लोग क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस देख के पहले से ही स्पेकुलेट कर लेते थे कि देखो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, 15 दिन के बाद सरकार शायद पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा दे। तो उससे पहले ही लोग अगले महीने का 1 और 16 तारीख आने से पहले ही अपनी अपनी गाड़ी घोड़ा का टैंकी फुल कर लेते थे। तो इस स्पेकुलेशन की टेंशन को रोकने के लिए सरकार ने डिसाइड किया कि चलो अब इनका स्पेकुलेशन का भाजीपाला एक कर देते हैं। और फिर 16 जून 2017 को मोदी जी ने डीरेगुलेटेड सिस्टम को डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम में बदल दिया। अब दोस्तों समझिए डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम क्या है। डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम का मतलब गतिशील मूल्य निर्धारण प्रणाली। इसमें डायनामिक यानी गतिशील मतलब जो पूरी एनर्जी के साथ बदलते रहते हैं या फिर जो कभी नहीं रुकते। इसमें भी सेम वही डीरेगुलेटेड वाली इंटरनेशनल मार्केट प्राइस प्रोसेस लागू होती है, पर यह 15 दिन के जगह अब हर 24 घंटे यानी हर दिन प्राइस बदलेगा। हर दिन सुबह का 6 बजे पेट्रोल और डीजल का प्राइस रिवाइज किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग, जो कि आज के डेट तक चलते आ रहा है। इसी वजह से हमने पिछले 10 दिन
दिनों तक लगातार पेट्रोल और डीजल का प्राइस का बढ़ती कीमत देख रहे थे। पर दोस्तों ये सब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम सिर्फ हमारे देश में ही लागू है, बल्कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान जैसे डेवलप्ड देशों में भी पिछले 20 सालों से ये सिस्टम चलती आ रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, इस सिस्टम के अंदर रहकर भी हमें 40-50 रुपया पेट्रोल डीजल मिल सकता है आराम से। अब दोस्तों ये टीपीपी यानी ट्रेड पैरिटी प्राइस मतलब व्यापार समानता मूल्य, टीपीपी थोड़ा आपको सिमिलर लग रहा होगा आईपीपी यानी इंपोर्ट पैरिटी प्राइस से, जो एलपीजी के प्राइसिंग पर लागू होती है। इसीलिए आपको शुरुआत में ही मैंने कहा था कि एलपीजी प्राइस हाइक वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इंपोर्ट पैरिटी प्राइस क्या है और कैसे काम करता है। सेम वही प्राइस फॉर्मूला ट्रेड पैरिटी प्राइस में लागू होती है। ट्रेड पैरिटी प्राइस में ऑयल कंपनीज का मार्जिन कॉस्ट, डीलर कमीशन, फ्राइट चार्जेस, डॉलर और रुपीज का एक्सचेंज रेट और सारे टैक्सेस ये सब लागू होती है। अच्छा हाँ, आईपीपी और टीपीपी यानी एलपीजी और पेट्रोल के प्राइसिंग फॉर्मूले में एक फर्क है। एलपीजी में जीएसटी लागू होती है और टैक्स नहीं, और पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू नहीं होती है और टैक्स लागू होती है। ये सबसे बड़ा फर्क है आईपीपी और टीपीपी में। तो अब ट्रेड पैरिटी प्राइस क्या है उसके गहराई की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो सब समझ जाएंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम तक सब ठीक है, रोज प्राइस रिवाइज हो कोई दिक्कत नहीं, पर ये टीपीपी फॉर्मूला ठीक नहीं है। टीपीपी फॉर्मूला तब सही होता अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस सरकार के अंडर कंट्रोल होता, पर डीरेगुलेटेड के बाद टीपीपी वो खून चूसने वाला मच्छर है जिसका पेट कभी नहीं भरता आपका खून चूस चूस कर। तो दोस्तों अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि अगर डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों पर निर्भर करता है, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत हिस्टोरिकली $19 हो गया था कोरोना लॉकडाउन के समय, तब इंडिया में हाई प्राइस क्यों हुआ था? अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो ये बहुत सही और अच्छा सवाल है। अब सुनिए क्यों। दोस्तों यही पर हमारे सरकार खेल खेल देती है। सरकार बोलती है कि पेट्रोल और डीजल डीरेगुलेटेड है, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है। पर इनडायरेक्टली सरकार ही पेट्रोल डीजल का प्राइस कंट्रोल करती है अपने टैक्सेस के द्वारा। अब आपके सवाल का जवाब सुनिए। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन हो गया, तब हमारे सरकार ने अपना टैक्स बढ़ा दिया, और उस कोरोना महामारी लॉकडाउन के दौरान पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला देश भारत थे। तो ये एक साइड का हिडन रेगुलेशन है सरकार की तरफ से। जब क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाता है, तब हमारे लिए भी पेट्रोल डीजल का प्राइस ऊपर जाएंगे, और जब क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, तब सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है, और तब भी हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है पेट्रोल डीजल पर। और हाँ, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाने से ये मत समझिए कि आपका टैक्स माफ कर दिया जाएगा। दोस्तों पेट्रोल और डीजल पर दो मेन टैक्स लिया जाता है, एक एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और दूसरा है वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और एक्साइज ड्यूटी पूरे देश के लिए एक ही है, लेकिन वैट टैक्स हर स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना लेगा वो लोग। अब एग्जाम्पल के तौर पर 16 फरवरी 2021 का ये दिल्ली का टैक्स का रेट देखिए। पेट्रोल का बेस प्राइस है 31 रुपीज, डीजल का है 33 रुपीज। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 32 रुपीज और डीजल पर 31 रुपीज, जो कि बेस प्राइस से भी टैक्स का प्राइस ज्यादा है। अब इसी में स्टेट गवर्नमेंट का वैट टैक्स है 20 रुपीज पेट्रोल पर और 11 रुपीज डीजल पर। अब एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स को मिला दे तो पेट्रोल पर 50 रुपीज टैक्स और डीजल पर 42 रुपीज टैक्स हो गया। अब फिर इसमें डीलर चार्जेस और फ्राइट चार्जेस लगा दो तो पेट्रोल का प्राइस हो गया 89 रुपीज और डीजल का हो गया 79 रुपीज, जबकि पेट्रोल का एक्चुअल बेस प्राइस था 31 रुपीज और डीजल का था 33 रुपीज। ये जो बेस प्राइस है ये इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया पहुंचने के बाद का है, मतलब इसमें ऑलरेडी टीपीपी फॉर्मूला अप्लाई कर चुका है। उसके बाद 31 रुपीज पेट्रोल और 33 रुपीज डीजल का बेस प्राइस हुआ है। मतलब आप 58 रुपीज पेट्रोल पर और 46 रुपीज डीजल पर टैक्स दे रहे हैं। मतलब आप 50 से 60% सिर्फ टैक्स दे रहे हो पेट्रोल और डीजल पर। दिल्ली में तो फिर भी वैट टैक्स बहुत कम है। ये चार्ट देखिए, राजस्थान में 36%, मध्य प्रदेश में 33% और दिल्ली में 30%। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप 30-40 की पेट्रोल का 100 रुपया क्यों दे रहे हो। अब दोस्तों अगर हम पिछले सरकार यानी कांग्रेस से कंपेयर करके देखें तो अब ये डेटा देखिए और ये ऊपर कलर के अकॉर्डिंग देखिएगा। मई 2014 में पेट्रोल का बेस प्राइस ज्यादा था, मतलब इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का प्राइस आज से कई गुना ज्यादा था, पर उस पर सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी कम था और स्टेट का वैट टैक्स ज्यादा था। लेकिन इस तरफ 2021 में देखिए बेस प्राइस कम है, यानी इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का प्राइस 2014 के मुकाबले फिलहाल बहुत कम है।
है, पर अब 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी 16% से 37% हो चुका है और स्टेट का वैट टैक्स बस 5% बढ़ाया गया है। तो आज के डेट पर 101% डोज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में $110 था पर बैरल और उस समय पेट्रोल का प्राइस था 76 रुपया पर लीटर और अब 2021 में क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस $55 पर बैरल है और हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपया पर लीटर है। अब ये देखिए हमारे देश में पिछले एक साल में कितना टैक्स बढ़ाया गया है पेट्रोल और डीजल पर। 2020 की शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी था 20 रुपीज पर लीटर और अभी ये है 33 रुपीज पर लीटर, मतलब पर लीटर 13 रुपया पिछले एक साल में बढ़ाया गया है। अब 2020 की शुरुआत में डीजल का प्राइस था 16 रुपीज पर लीटर और अभी है 32 रुपीज पर लीटर, मतलब 15 रुपीज पर लीटर टैक्स बढ़ाया गया पिछले साल। अगर फिर से इस नंबर को 2014 से कंपेयर करोगे तो ये टैक्स 2014 में हुआ करता था 11 रुपीज पर लीटर पेट्रोल पर, 5 रुपीज पर लीटर डीजल पर। पेट्रोल डीजल में जो टैक्स लगता है आज की डेट में वो 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब बाकी देशों से अगर पेट्रोल का प्राइस कंपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा हमारे देश में पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है। देखिए पाकिस्तान में 52 रुपीज पर लीटर, श्रीलंका में 60 रुपीज पर लीटर, भूटान में 61 रुपीज पर लीटर, नेपाल में 72 रुपीज पर लीटर, चाइना में 77 रुपीज पर लीटर, अफगानिस्तान में 41 रुपीज पर लीटर और यहाँ तक यूएसए में 60 रुपीज पर लीटर, रूसिया में 47 रुपीज पर लीटर। अब आप सोचिए चाइना, यूएसए, रूसिया जैसे डेवलप कंट्री में भी सस्ता पेट्रोल है तो क्या वहाँ का सरकार अपने जेब से पैसा लगाती है देश को आगे बढ़ाने के लिए? अब ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल पर सबसे ज्यादा प्राइस हमारे भारत में ही लिया जा रहा है। अभी चार्ट देखिए, ये सारे देशों में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए पर लीटर है। पर याद रखिएगा दोस्त, डेवलप कंट्रीज के आम लोगों का आमदनी भी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। ये बात मैं पिछली एलपीजी वाली वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से डेटा के साथ, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों देश का हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बिहार में नेपाल बॉर्डर के आसपास के लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपने अपने गाड़ी घोड़े पे पेट्रोल भरवा के आते हैं और कई लोग नेपाल से सस्ता पेट्रोल डीजल ला के फिर इंडिया में बेच देते हैं, मतलब ऑयल स्मगलिंग करने लगा है लोग। अब नेपाल ऑयल निगम ने बॉर्डर से सटे इलाकों के पेट्रोल पंपों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक भारतीय ट्रकों में 100 लीटर से ज्यादा डीजल भरने पर रोक लगा दी गई है। गैलन या कंटेनर में पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जो ट्रक सामान लेकर नेपाल जा रहे हैं वो टैंक खाली करके नेपाल जाते हैं और फुल कराकर वापस लौटते हैं। नेपाल में भारतीय मुद्रा के हिसाब से पेट्रोल 70 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। नेपाल में डीजल भारतीय रुपए के हिसाब से 59 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर है। वैसे नेपाल में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों जिसके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है वो ये मत समझे कि हमें क्या, ना तो हम तेल खरीदते हैं ना ही हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, तो आप 100% गलत हो। ये कोई दारू सिगरेट नहीं है जिसके प्राइस बढ़ने से बस दारू सिगरेट पीने वाले को ही फर्क पड़ेगा। ये ऑयल है मेरे भाई, इससे पूरी दुनिया चलती है, इससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। आपको पता है ऑयल और गैस के बिना क्या हाल हो जाएगा दुनिया का। ऑयल और गैस ये दोनों चीज के साथ हर एक इंसान के हर एक काम काज जुड़ा हुआ है। तो पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ने से आपको क्या फर्क पड़ने वाला है उसका मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला, फ्यूल प्राइस बढ़ाने से आपका डेली का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या एयरप्लेन ही क्यों ना हो, सबका किराया बढ़ जाएगा क्योंकि हर चीज ऑयल से चलता है, गैस से चलता है। दूसरा, आपका किचन पर असर पड़ेगा, मतलब आपका खाने पीने पर असर पड़ेगा, मतलब साग सब्जी दाल रोटी हर चीजों का कीमत बढ़ेगा। तीसरा, आपके हेल्थ केयर के चार्जेस महंगी होगी, आपके बच्चों का एजुकेशन सिस्टम महंगा होगा क्योंकि हर जगह ऑयल यूज होता है, हर जगह गैस यूज होता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा ऑयल और गैस से हर एक इंडिविजुअल इंसान को फर्क पड़ेगा। इस दुनिया में कोई मैटर नहीं करता आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, किसी एक के लिए प्राइस नहीं बढ़ेगा। जिसके पास गाड़ी है उसको तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है गाड़ी मोटर उसको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथा, सीधा असर किसानों पर पड़ेगा क्योंकि ट्रैक्टर डीजल से चलती है, खेत में पानी डालने वाला मोटर डीजल से चलता है, फसल जुतने वाला मशीन डीजल से चलती है। तो किसानों पर असर पड़ने से उनको तो सीधा नुकसान होगा क्योंकि उनको तो अपनी फसल की कीमत ही नहीं मिलती, डीजल का खर्चा वो कहाँ से उठाएंगे। बाकी सारे सेक्टर में तो वो लोग अपना किराया अपना कॉस्ट बढ़ा देंगे, लेकिन किसान क्या करेंगे, उनको तो अपना एमएसपी नहीं मिलता। सोच के देखिए आप, किसान ऐसे ही इतना सुसाइड करते हैं। अब अगर ऑयल का प्राइस इतना हो जाएगा, गैस का प्राइस इतना हो जाएगा, इवन बिजली का प्राइस इतना हो गया है, किसान के सुसाइड करे, मर जाए, खाए नहीं वो लोग। अगर किसान नहीं रहेंगे तो आप कैसे रहोगे। और आखिरी में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद कहती है कि फ्यूल का प्राइस हाइक होने से लोन देने के बाद जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं हो पाएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा, उसको कम नहीं कर पाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी आप समझ रहे हो कहाँ तक इम्पैक्ट पड़ रहा है इनडायरेक्टली। दोस्तों
दोस्तों कुल मिला के सीधे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि हर तरफ से प्राइस बढ़ेगा पर आपका आमदनी तो उतना ही है ना, उस पे तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप इंडिया स्पेन का ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लोगों को बताइए सच, ये सब रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है, ऐसे कोई आलतू फालतू गोडी मीडिया वाला रिपोर्ट नहीं है ये सब। तो महंगाई के कारण आपका खरीदना बंद हो जाएगा, और जब पब्लिक पैसा खर्चा नहीं करेगा तो क्या इकोनॉमी मोदी जी के भाषण से ऊपर जाएगा? जैसे डाटा से आटा नहीं मिलता, ठीक वैसे ही भाषण से भी राशन नहीं मिलता। दोस्तों आंखें खोलिए, सवाल करिए। दोस्तों अब यहाँ एक असली सवाल रह गया कि आखिर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ते हैं या फिर क्यों कम हो जाता है। तो इसका जवाब इस एलपीजी वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लगी हो तो आपके आसपास के सारे लोगों से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर लोग जागरूक हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। और आपका जो राय है नीचे कमेंट सेक्शन आपका है, जो लिखना है लिखिए। तो चलिए मिलते हैं अगली और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।